बायोलॉजी क्लास 12 बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का सेट 3 लेकर के आए हैं। कोड है GI। चलिए इस पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहले क्वेश्चन में 4 खंड होते हैं, 1 2 3 4 1 नंबर के, जिसमें से पहला है पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्री जनन अंग कहो, चाहे मादा जनन अंग कहो, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहो। तो जो पुष्प होते हैं उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत जायांग आता है या गायनोशियम आता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, पुमंग होता है, यानी नर जनन अंग पुमंग या एंड्रोसियम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। जो पुरुष का जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ह्यूमन का, उसमें कितने वृषण पाए जाते हैं। तो 1 जोड़ा वृषण पाए जाते हैं, यानी 2 वृषण होते हैं। वृषण कहो चाहे टेस्टिस कहो, 2 पाई जाती हैं। 2 माने 1 जोड़ा हो गया। फिर अगला है, MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। MRI का पूरा नाम बताना है। MRI का संकेताक्षर का पूर्ण रूप यानी फुल नेम बताना है। तो देखिए M फॉर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक हो जाएगा, और R फॉर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और इसके बाद में I बचा हुआ है तो I से इमेजिंग हो जाएगा, इमेजिंग। इस तरह से MRI हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दूसरा वाला सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए दात्र कोशिका अरक्तता कहो, चाहे सिकल सेल एनीमिया कहो, सिकल सेल एनीमिया कहो, सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है, पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण होता है, पॉइंट म्यूटेशन। चलिए अब निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। देखिए जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 2 नंबर में होते हैं, और 1 2 3 4 5 होते हैं 1 नंबर के। इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से उत्तर देना होता है। डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर अपसामान्यता या असामान्यता के कारण होता है। तो देखिए जो डाउन सिंड्रोम है वो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण हो जाता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी, इसका मतलब ये हुआ जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं 2 की जगह पर। इसलिए कुल मिलाकर के इस डाउन सिंड्रोम विकार में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। आम कोशिका में या सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जब डाउन सिंड्रोम विकार हो जाता है, डिसीज हो जाती है, तो 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है जिससे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बता दीजिए। फिर अगला है, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। स्त्रियां जो गर्भ निरोधक का यूज करती हैं, उपयोग करती हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताना है। तो आप बता सकते हैं मालाडी, ये जो मालाडी है एक टेबलेट होती है, सहेली बता सकते हैं, सहेली भी यूज की जाती है आदि। ऐसे ही गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करती हैं। फिर अगला हो जाएगा, RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। चूंकि RNA है तो इसमें राइबोज शर्करा होगी, राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। अगर यहां पर DNA पूछता तो DNA में डीऑक्सीराइबोज हो जाती, लेकिन यहां RNA पूछा है कि इसमें कौन सी शर्करा होगी, तो राइबोज शर्करा होती है। फिर अगला है, नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। जो नर युग्मकोद्भिद है इसका विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पुष्प का जो पुंकेसर होता है,
जो स्टामेन होता है पुंकेसर के परागकोश में, परागकोश कहो चाहे एंथर कहो, परागकोश में होता है। नर मुखोद्भिद का विकास पुंकेसर के या स्टामेन के एंथर में होता है। फिर अगला है नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के बाद शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? नर जनन कोशिकाएं विभाजन पूछा गया है कि कौन से विभाजन के बाद में शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन से होगा अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब अर्धसूत्री को मियोसिस भी कहा जा सकता है, मियोसिस डिवीजन, यानी कि जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड स्पर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। फिर आते लघुत्तरी प्रश्न पर आते हैं कि जो आते लघुत्तरी प्रश्न होते हैं ये 3 नंबर का होता है प्रश्न। 3 नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 खंड होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला है पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। पीयूष ग्रंथि, देखिए ये कक्षा 11 का पूछ लिया है, 12 में पीयूष ग्रंथियां या किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, फिर भी अब क्वेश्चन आया है तो बताना पड़ेगा। तो पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य पूछे गए हैं। आपको बता दें जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, या फिर इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसलिए क्योंकि जितने भी शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं उन से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको सबका नियंत्रण करता है या उनका नियमन करता है, इसलिए मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये जो पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्रंथि है या मास्टर ग्रंथि है, इससे स्रावित हार्मोन जो होते हैं वो प्रसव के समय, प्रसव के दौरान गर्भाशय को, गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, संकुचन को प्रेरित करते हैं। प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं। और आप बता सकते हैं कि ताप का नियंत्रण भी करते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो ताप का नियंत्रण करते हैं। और भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि इससे स्रावित जो हार्मोन होते हैं वो जल के अवशोषण को भी नियंत्रित करते हैं। कैसे? तो एडीएच को स्रावित करके। फिर अगला क्वेश्चन है पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। पर माने दूसरे, निषेचन, पर निषेचन को परिभाषित करना है। तो देखिए पर निषेचन की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब निषेचन में भाग लेने वाले नर व मादा युग्मक एक ही जाति के 2 अलग अलग जीवों से आते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? परनिषेचन कहा जाता है। यानी इस प्रकार के निषेचन को परनिषेचन कहते हैं। जब निषेचन में भाग लेने वाले नर व मादा युग्मक एक ही जाति के 2 अलग अलग शरीर से आते हैं, अलग अलग जीवों से आते हैं तो उसे ही परनिषेचन कहते हैं। अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। अनिषेक जनित फल बहुत ही आसान सी परिभाषा है। जब बता दीजिए कि ऐसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें अनिषेक जनित फल कहा जाता है। और इनमें बीज नहीं बनते हैं, बीज रहित होते हैं। जैसे केला है, अंगूर है आदि आप बता सकते हैं। तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के विकसित हो जाते हैं, या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया ही अनिषेक जनन कहलाती है। और इस प्रकार के बने फल जो होते हैं वो अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। इस प्रकार के बने फल अनिषेक जनित फल कहलाते हैं, जैसे केला। फिर अगला है उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए उन्नायक क्या होता है? तो प्रमोटर होता है उन्नायक, और इसके 2 कार्य बताना है। तो देखिए ये जो अनुलेखन होता है या कह लीजिए ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन कहो चाहे ट्रांसक्रिप्शन कहो,
तो अनुलेखन में भाग लेता है, ये भाग लेता है। कहने का मतलब ये है कि जो उन्नायक है या जो प्रमोटर है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बताता है, उस एंजाइम को बताता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू करना है, कि अनुलेखन कहाँ से शुरू करें। मतलब जो उन्नायक है या प्रमोटर है, ये बताता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू करें, किसको, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बताता है। और एक कार्य करता है, दो कार्य पूछे गए, एक कार्य और बता सकते हैं उन्नायक का, कि यह एंजाइम को डीएनए से जुड़ने के लिए अनुमति भी देता है, एंजाइम को डीएनए से जुड़ने के लिए अनुमति भी प्रदान करता है। फिर अगला है, मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो बहुत ही आसान है, वर्णांधता बता दीजिए यानी कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोफीलिया बता दीजिए, हीमोफीलिया। इन दोनों पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है और 4-4 या 5-5 उदाहरण भी बताए हुए हैं, आप लोग जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 4 नंबर से शुरू होता है और ये 3-3 नंबर के होते हैं, 4 खंड इसमें है। पहला है, मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कैंसर के कारण बताना है, किस कारण से कैंसर हो जाता है। तो आप बता सकते हैं धूम्रपान से, यानी जो लोग बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं, इससे कैंसर हो जाता है। जो लोग तंबाकू चबाते हैं, तंबाकू चबाने से हो जाता है। और भौतिक उत्तेजना से भी हो जाता है, भौतिक उत्तेजना से भी कैंसर हो जाता है। रसायनों का अधिक प्रयोग करने के कारण भी कैंसर हो जाता है, और कभी कभी विषाणु जनित भी होता है। तो ये सभी कारण हो जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैंसर पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, कैंसर के कारण भी उसमें मैंने बताए हुए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, एलर्जी को उदाहरणों सहित समझाइए। एलर्जी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। किसी एंटीजन के प्रति या फिर किसी पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसकी अतिक्रियाशीलता ही एलर्जी कहलाती है। और एलर्जी किसी भी पदार्थ से हो सकती है, चाहे धूल से भी हो सकती है एलर्जी, फूलों की गंध से भी हो सकती है, फूलों की गंध से, परफ्यूम से हो सकती है, दवाओं से हो सकती है, किसी भी पदार्थ से एलर्जी हो सकती है। फिर अगला है, बीओडी संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखिए। तो 1+2, तो पूरा नाम जब आप लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, उस पर टिप्पणी यानी उसके बारे में लिखोगे 2 नंबर यानी 3 नंबर हो जाएंगे। तो देखिए, जो बीओडी है, इसका पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, अथवा इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, चाहे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहो, चाहे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहो, एक ही बात है। तो ये तो पूरा नाम हो गया इसका। अब कहा गया है इस पर टिप्पणी भी लिखिए। तो देखिए, जो बीओडी है, ये जल में प्रदूषण को नापने में उपयोगी होती है, जल में प्रदूषण को नापने में। देखिए, जैसे ये जल है, तो जल में जीवधारी पाए जाते हैं, मछलियां वगैरह होती हैं। अब बाई चांस क्या हुआ कि जल में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मिल गए, गंदगी मिल गई, तो जितनी ऑक्सीजन जीवों को चाहिए थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन की मांग होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, बीओडी कहा जाता है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड
कहा जाता है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान सी परिभाषा आपको बता देते हैं। जीवों द्वारा बनाए गए समस्त भोज्य पदार्थों को संचित करने को उत्पादकता कहा जाता है। जीवों द्वारा बनाए गए समस्त भोज्य पदार्थों को संचित करने की जो प्रक्रिया है या संचित करने को ही क्या कहा जाता है? उत्पादकता कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी पारितंत्र है, किसी पारितंत्र में बायोमास की जो पीढ़ी दर होती है उसे ही उत्पादकता कहा जाता है। बायोमास की जो पीढ़ी दर है उसे ही उत्पादकता कहा जाता है। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है पहला, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, हम बनाकर चित्र आपको दिखाते हैं। इस तरह से चित्र बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह न्यूक्लियोटाइड में शुगर हो जाएगी, ये शुगर है यानी पेंटोज शुगर पाई जाती है। पहले क्या हो जाएगा? पेंटोज शुगर हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड में। और इसके बाद यहाँ देखिए इधर कार्बन, पहले कार्बन से यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस जुड़े होते हैं, तो अब दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस। और यहाँ जो 5वां कार्बन होता है, 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा रहता है, तो इसमें फास्फेट समूह हो जाएगा, फास्फेट समूह हो जाएगा। तो इन सब को मिला करके एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। देखिए जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें प्यूरीन व पिरिमिडीन होते हैं, प्यूरीन व पिरिमिडीन। जो प्यूरीन होता है इसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, जो पिरिमिडीन होता है इसमें थायमिन और साइटोसिन आता है। अगर डीएनए है तो, अगर आरएनए है तो थायमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना होगा। फिर अगला है संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं, ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग, अब उदाहरण भी आप बता सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, गोनोरिया आदि। या इस परिभाषा को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो रोग वायरस से, बैक्टीरिया से, वायरस, बैक्टीरिया, कवक यानी फंजाई से, प्रोटोजोआ से फैलते हैं या होते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। ये जो रोग जनक होते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, इन रोग जनकों से जो रोग हो जाते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। या फिर परिभाषा बहुत आसान से मैंने बताया कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, गोनोरिया आदि। फिर अगला है समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। समजातता, तो देखिए पहले समजात अंग जान लेते हैं क्या होते हैं, फिर समजातता आपको बताएंगे। तो जीवों के कुछ अंग, देखिए जीवों के ऐसे अंग जो मूल रचना व उत्पत्ति में समान होते हैं, उत्पत्ति में समान हों लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें ही समजात अंग कहा जाता है, समजात अंग कहते हैं। और इनकी समानता को समजातता कहा जाता है। ऐसे अंग जो मूल रचना
और उत्पत्ति में समान हैं लेकिन कार्य में भिन्न हैं, कार्य अलग अलग करते हैं, उन्हें ही समजात अंग कहा जाता है। और इन अंगों की समानता को समजातता कहते हैं। अब उदाहरण भी कहा गया है कि उदाहरण भी बताइए, तो आप बता सकते हैं जैसे जो पक्षी होते हैं, पक्षी के जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं। अग्रपाद पंखों के रूप में होते हैं, पंखों के रूप में पक्षी के अग्रपाद पंखों के रूप में होते हैं, जबकि वही अग्रपाद जो घोड़े में होते हैं, घोड़े में दौड़ने के लिए होते हैं, पक्षियों में उड़ने के लिए, और वही अग्रपाद घोड़े में दौड़ने के लिए होते हैं। जबकि अगर मनुष्य में देखा जाए तो वही अग्रपाद मनुष्य में अन्य कामों को करने के लिए होते हैं। तो ये समजातता के उदाहरण है, यानी समजात अंग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन का मतलब है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन भी आप कह सकते हैं, इंसेमिनेशन मतलब IUI, ये अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन, इसीलिए हिंदी में इसी का लिखा गया है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई पुरुष है, पुरुष में जो सीमेन होता है, सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या कम है। जैसे पुरुष जो होते हैं, पुरुष के सीमेन में अगर शुक्राणु कम बनते हैं, स्पर्म कम बनते हैं, शुक्राणु की संख्या कम है, तो क्या होता है कि पति या दाता के शुक्राणुओं से उनको सांद्रित करके कृत्रिम विधि से स्त्री के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। कृत्रिम विधि से स्त्री के गर्भाशय में पहुंचा देते हैं। तो इसी तकनीक को अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन कहा जाता है। फिर कहा गया है इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि जब पुरुष के जो सीमेन है उसमें शुक्राणु कम संख्या में हो, ना बन रहे हो, बहुत ही कम बन रहे हो, इन परिस्थितियों में किया जाता है। तो आपको पता चल गया। देखिए जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल में क्या होता है कि पुरुष मैथुन क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं को स्त्री की योनि से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचाता है। लेकिन जब एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जब पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम है, तो क्या किया जाता है कि इस विधि से शुक्राणुओं को अन्य तरीके से मादा के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पहले ये बताते हैं, सटन व बॉवेरी ने दिया था। सटन व बॉवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत या गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और कहा गया इस सिद्धांत का वर्णन, तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए इसमें इन्होंने बताया था कि जो द्विगुणित जायगोट होता है, जायगोट से बनी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, बनी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। देखिए जैसे ये अंडा था, ये शुक्राणु था, ये आपस में मिले, जो अंडा था ये भी अगुणित था, N था, और जो शुक्राणु यानी स्पर्म था ये भी अगुणित था, N था। अब ये दोनों आपस में मिल गए तो इससे एक तीसरी संरचना बनी जिसे जायगोट कहा था या युग्मनज कहा था। ये द्विगुणित होता है। अब इस जायगोट से जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो सभी कोशिकाएं द्विगुणित होंगी, चाहे वो हाथों की कोशिकाएं हो, चाहे वो पैरों की कोशिकाएं हो, चाहे जहां, तो वो सभी कोशिकाएं कैसे होंगी? द्विगुणित होंगी। तो पहले में इन्होंने क्या बताया कि द्विगुणित जायगोट से बनी जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं या सभी दैहिक कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो कोशिका होता है, जो कोशिका है, कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं या जोड़े में पाए जाते हैं। और युग्म कैसा होता है? एक गुणसूत्र माता का होता है तो दूसरा गुणसूत्र पिता का होता है। हर एक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो जोड़े में होते हैं, जिसमें से एक गुणसूत्र माता का तो दूसरा गुणसूत्र पिता का होता है। और ये दोनों मिलकर के युगल बनाते हैं, समजात युगल गुणसूत्र बनाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन होते हैं और वो जीन पंक्तिबद्ध होते हैं। जो एक गुणसूत्र है, हर एक गुणसूत्र पर जीन होते हैं और वो गुणसूत्र लाइन में लगे होते हैं या पंक्तिबद्ध
होते हैं। तो इस तरह से लिखना होगा। इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से इसको देख सकते हैं। फिर 6 का खा है, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को बताना है। जैव प्रौद्योगिकी का हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी का हो, देखिए मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी ने हर पहलू को प्रभावित किया है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग में हो, फूड प्रोसेसिंग या पेय पदार्थों में हो, उसमें भी ऐसे ही डेयरी उद्योग में हो, डेयरी उद्योग में, पशुपालन में हो, ऐसे ही औषधियों के निर्माण में हो, कृषि में हो, मानव स्वास्थ्य में हो। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर गा नंबर है, जैव विविधता को सह विलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पहले जानते हैं कि सह विलुप्तता क्या होती है। तो देखिए जब कोई जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जंतु व पादप जातियां विलुप्त होने लगते हैं, जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट जो परजीवी होते हैं उनका भी भविष्य खतरे में पड़ जाता है। यानी एक अगर मत्स्य वर्ग की कोई मछली को आप ले लीजिए, अगर वो विलुप्त हो रही है तो उस पर जितने भी परजीवी पाए जा रहे हैं, जितने भी पैरासाइट होते हैं, वो सभी भी विलुप्त हो जाते हैं या उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। तो इस तरह से जैव विविधता को सह विलुप्तता क्षति पहुंचाती है। एक उदाहरण भी मैंने बता दिया है। अगर आप सह विलुप्तता को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के समझ सकते हैं। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। देखिए 7 नंबर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के जो प्रश्न होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं, जिनमें 3 पेज आपको लिखना होता है। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अथवा लगा हुआ है पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जिसमें बताया था जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, और जैविक घटक में जैसे पहले उत्पादक बताया था, फिर उपभोक्ता था, फिर अपघटन करता था। अजैविक घटक में वायु है, जल है, मृदा है, आदि बहुत सारी। तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्रोमोसोमीय विपथन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विपथन का वर्णन कीजिए। बहुत ही नया सा क्वेश्चन पूछ लिया है, क्रोमोसोमीय विपथन क्या है। तो देखने में क्वेश्चन नया है, लेकिन देखिए जो विपथन होता है इसका मतलब क्या है। तो जो डीएनए होता है, अगर डीएनए लें तो डीएनए का टूटना या टूटे हुए डीएनए का अपने मूल स्थान की जगह से हटकर कहीं और जुड़ जाना, चाहे आप कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों का टूटना या टूटे हुए स्थान से अलग किसी भुजा में जुड़ जाना, या फिर गायब हो जाना, या फिर गुणसूत्रों का बढ़ना घटना, ये सब जो अपसामान्यताएं होती हैं इसे ही विपथन कहा जाता है या क्रोमोसोमी विपथन कहा जाता है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, बहुत सारे सिंड्रोम भी अपलोडेड हैं और मेंडेलियन विकार भी अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत को आप कर सकते हैं। अभी जल्दी ही फुल वीडियो मैंने अपलोड किया है विद नोट्स के साथ अपलोड है, आप लोग चैनल में जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए।
तो हमारे चैनल में वीडियो ये भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से इसको समझ सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं कि डीएनए बहुरूपता क्या है, जैव सूचना विज्ञान, अभी पिछले ही पेपर में मैंने समझाया था। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।